बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो नजफ सेशन है उसका लेक्चर नंबर 36 होगा। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 जो था वो हमने 2.7 तक उसका काम किया था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक। मैंने कुछ आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताई थी उसकी, और कुछ क्वेश्चंस भी MCQs वगैरह भी हमने किए थे। आज हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर 2 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको वाइंड अप किया जाए ताकि चैप्टर हमारा आज कम्प्लीट हो। इसमें आज हम 2.8 से बात स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह 2.9 और 10 भी आज कंप्लीट कर लेंगे हम एंटी टेस्ट के हवाले से। 2.8 के अंदर आपको जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पहली एप्लीकेशन इस चैप्टर के हवाले से बताई गई है। तो डेरिवेटिव्स को सबसे पहले जो यहाँ एप्लीकेशन उसकी समझाई जा रही है, हम अप्लाई करके सीरीज़ बना सकते हैं किसी भी फंक्शन की अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो दो तरह की सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ इस चैप्टर इस एक्सरसाइज की, सीरीज़ फॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो सीरीज़ फॉर्म है वो लिखनी है कि कैसे एक फंक्शन सीरीज़ में लिखा जा सकता है। इसकी कंडीशन ज़रा नोट कर लें कि कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर हम सीरीज़ की टाइप्स लिखें तो पहली जो सीरीज़ हमारे पास है वो है मैक्लॉरन सीरीज़। मैक्लॉरन एक साइंटिस्ट है, इसके नेम पे ये सीरीज़ बनी हुई है। और मैक्लॉरन सीरीज़ क्या है बेसिकली कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) और ये कुछ कंडीशंस को ओबे करता है, जो मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगा कौन सी होंगी, तो फिर इस फंक्शन की आप सीरीज़ बना सकते हैं, इसको सीरीज़ में लिखा जा सकता है। सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले फंक्शन में 0 पुट करना है, फिर x इंटू f'(0) लिखना है, फिर x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f'(0). अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि डेरिवेटिव का रोल यहाँ पे है। पहले फंक्शन में 0 पुट किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में, फिर सेकंड में। तो इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। थर्ड टर्म बनेगी x³ 3 फैक्टोरियल, आगे आ जाएगा f'(0). ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो अप टू इन्फिनिटी प्रोसेस रहेगा, जो कि अप टू इन्फिनिटी है, तो उसको हम कहते हैं एक सीरीज़ बन गई है। और आप अगर ऑब्ज़र्व करें, अगर जनरलाइज़ करना चाहें हम, तो देख सकते हैं कि हर टर्म के अंदर जितनी पावर है उतना डेरिवेटिव है और उतना ही फैक्टोरियल है। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म nth टर्म लिखना चाहूँ तो nth टर्म अगर लिखें तो वो यूँ बननी है x⁴n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और इसका nth डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा। ये इस सीरीज़ की nth टर्म है और अप टू फिर क्या है, ये इन्फिनिटी। फिर आप ये भी जानते हैं कि अगर सीरीज़ की nth टर्म डिफाइंड हो तो आप उसको समेशन में भी लिख सकते हैं। तो मैक्लॉरन सीरीज़ को आप अगर समेशन में एक्सप्रेस करें तो वी कैन आल्सो राइट इट एज, समेशन में आप इसको यूँ लिखेंगे, तीन चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, x की पावर नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल और डेरिवेटिव। तो आप ये कह सकते हैं x⁴n नीचे लिखेंगे n फैक्टोरियल और f(n) ऑफ x। ये जो पावर मैंने लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब डेरिवेटिव है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, ये तो चलो पहला डेरिवेटिव है, पहली पावर है और पहला फैक्टोरियल है। यहाँ ना कोई डेरिवेटिव है, ना कोई पावर है, ना फैक्टोरियल है। इसका मतलब है n की जो वैल्यू वो स्टार्ट होनी है वो कहाँ से होनी है, 0 से। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर इसको लिखें तो ये इसकी बनेगी आपके पास समेशन फॉर्म। फिर ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या हर फंक्शन की मैक्लॉरन सीरीज़ लिखी जा सकती है। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि हर फंक्शन मैक्लॉरन सीरीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता अंडर सर्टेन कंडीशंस। फंक्शन अगर वो कंडीशन पूरी करता है तो फिर उसको सीरीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही दो चीज़ें जो मैं 2 कंडीशन लिखूँगा, इन्हीं से फिर आपके रेलेवेंट MCQs भी बनते हैं। आपको एक फ़ंक्शन दे के पूछा जा सकता है कि क्या इसकी सीरीज़ बन सकती है, या 4 फंक्शंस 4 ऑप्शन में लिखे और आपसे कहा जाए कि किसकी मैक्लॉरन सीरीज़ बन सकती है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जिसको हम कहेंगे वैलिडिटी कंडीशन, यानी मैक्लॉरन सीरीज़ की वैलिडिटी क्या है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो वैलिडिटी कंडीशंस भी कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम होता है आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है इसका। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था कि कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है। किसी भी सीरीज़ के कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि उसका सम पॉसिबल हो। तो इस सारी सीरीज़ का सम इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन सीरीज़ में लिखा जा सकेगा। तो इस चीज़ को, यानी इस जो लिखा जाने की कंडीशन है उसको हम कहते हैं वो इसकी कन्वर्जेंस है असल में। तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और नहीं लिख सकते तो ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो इसका लिखा जाना असल में इसकी वैलिडिटी भी है और इसका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी है। तो पहली कंडीशन याद रखें, जो वैलिडिटी कंडीशन है वो ये है कि फ़ंक्शन ऐसा होना चाहिए
कि जो ख़ुद भी ज़ीरो पे डिफ़ाइंड हो और उसका हर डेरिवेटिव ज़ीरो पे डिफ़ाइंड हो। तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स and all of its derivatives are defined, कहाँ defined हो? in the interval containing zero, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेरिवेटिव हमेशा याद रखा करें एक इंटरवल पे डिफाइंड होता है। तो आप इसको सादा अल्फाज में ये समझ लें कि फंक्शन खुद भी और उसके सारे डेरिवेटिव, ये नज़र आ रहा है कि हमने फंक्शन में भी ज़ीरो पुट करना है और फंक्शन के हर डेरिवेटिव में अप टू इन्फिनिटी हमने ज़ीरो पुट करना है। तो फंक्शन खुद भी ज़ीरो पे डिफाइंड हो और उसका हर डेरिवेटिव भी, यानी एफ ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग ज़ीरो। तो जिस इंटरवल में ज़ीरो आता हो, यानी सादा अल्फाज में ये कह लें कि ज़ीरो के ऊपर फंक्शन और उसका हर डेरिवेटिव डिफाइंड होना चाहिए। अगर कोई ऐसा फंक्शन आपके सामने आ जाता है जो ख़ुद ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं है या उसका कोई भी एक डेरिवेटिव या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसको मैक्लॉरेन सीरीज़ के फार्मूले में पुट नहीं किया जाता, ना उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ बनाई जा सकती है। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी भी देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि फ़ंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया जा सकता हो, यानी n टाइम्स डिफ्रेंशिएबल फंक्शन हो, जितने मर्जी डेरिवेटिव फाइंड करें कभी वैनिश ना हो, कभी ख़त्म ना हो। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे f of x is n times differentiable function। f of x is n times differentiable functions। n टाइम्स का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया। n यहाँ पे नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी। तो n का मतलब है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मर्ज़ी बार आप चाहें उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये मीनिंग होगा n टाइम्स डिफ्रेंशिएबल का। तो अब आप देखते हैं कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, इनके लिए कोई एग्जांपल बनाई जाए कि जिससे आपको ये बातें क्लियर हो जाए। तो मैं आप लोगों के सामने ये समझ लें कि MCQs, चूँकि हमारा काम चैप्टर का बहुत सारा रहता है, तो MCQs लिख के, चूँकि लिखने का टाइम नहीं है, MCQs की तरफ मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि कैसे MCQs बन सकते हैं। तो सिर्फ उसका आइडिया दे रहा हूँ, आप MCQs खुद सोच सकते हैं कि किस तरह के बन सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ इन बातों को समझाने के लिए कि मैं कहता हूँ एक फ़ंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू 1/x, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ बन सकती है या नहीं। तो आप खुद देखें कि पहली कंडीशन ये है कि फ़ंक्शन खुद और उसके सारे डेरिवेटिव्स उस इंटरवल में डिफाइंड हो जहाँ ज़ीरो आता है। तो अगर इंटरवल में ज़ीरो आता हुआ तो हम जानते हैं ज़ीरो पुट करने से ये फ़ंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब है इसको मैक्लॉरेन सीरीज़ में आप नहीं लिख सकते, यानी इसकी सीरीज़ नहीं बन सकती। तो अगर 4 ऑप्शन दिए जाएं और में से एक ऑप्शन ये वाला और कहा जाए कि किस फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज़ नहीं बनाई जा सकती, तो वो ये वाला फंक्शन होगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। एक मैं लिखता हूँ फंक्शन आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऐसा फंक्शन जो खुद ज़ीरो पे डिफाइंड है, ज़ीरो पुट करें ज़ीरो आ जाएगा, डिफाइंड नंबर रहेगा। लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो बाय रेडिकल रूल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करते हैं f डैश ऑफ ज़ीरो, तो आप देखते हैं 1/0 ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब है ये खुद तो ज़ीरो पे डिफाइंड था, लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं और बाकी डेरिवेटिव भी ज़ीरो पे डिफाइंड नहीं होंगे। तो ये जो कंडीशन थी कि ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड, ये यहाँ फेल होगी। इसका मतलब खुद बेशक डिफाइंड हो, लेकिन अगर उसका कोई डेरिवेटिव भी अनडिफाइंड होगा तो फिर भी मैक्लॉरेन सीरीज़ नहीं बन सकती। तो यहाँ भी क्रॉस लगा लेते हैं, इसकी भी मैक्लॉरेन सीरीज़ नहीं बन सकती, इसकी भी नहीं बन सकती। अब एक और एग्जांपल कोट करता हूँ मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक पोलिनोमियल लेते हैं, एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस या प्लस 6x और माइनस 3 कर लेते हैं। अब ये ऐसी पोलिनोमियल के बारे में आप जानते हैं कि ये डिफाइंड होती है और इसका हर डेरिवेटिव भी डिफाइंड है ज़ीरो पे। इसमें ज़ीरो पुट करें और इसके हर डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करें, सारे डिफाइंड रहेंगे। लेकिन ये जो फंक्शन है ये दूसरी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा। इसमें कहा गया था कि ऐसा फंक्शन हो जो एनी नंबर ऑफ़ टाइम डिफरेंशिएबल हो, जबकि इसको अगर आप देखें, इसका जो पहला डेरिवेटिव है ये, अगर आप इसको लेट से अगर मैं y कहता हूँ, तो जो इसका पहला डेरिवेटिव होगा y1, वो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 4।
तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 6 + 0 और फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके ये क्या हो जाएगा 0। तो ये तो 4 से आगे जा ही नहीं सकता, यहाँ पहुँच के वैनिश हो गया है, तो इसका मतलब है इसकी भी मैक्लॉरेन सीरीज़ नहीं बनाई जा सकती। द रीज़न बिहाइंड इज़, रीज़न इसके पीछे क्या है कि ये एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे अगर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं और कहा जाए कि किस फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज़ पॉसिबल है, तो आपने 2 बातें देखनी है कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो ख़ुद भी 0 पे डिफाइंड हो और उसका हर डेरिवेटिव भी डिफाइंड हो 0 पे, और दूसरी बात देखनी है कि ऐसा फंक्शन हो जो एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, जिसके डेरिवेटिव्स को आप जनरलाइज कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई ऐसी एग्जांपल आपको दी जाए जो दोनों बातें पूरी भी करती हो। तो मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूँ, जो एग्जांपल्स यूजुअली पेपर में पूछी गई हैं वो लिखता हूँ ताकि उनसे आप फेमिलियर भी हों। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी। पहली एग्जांपल मैंने लिखनी है यहाँ पे EX की। EX एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके आप जितने मर्जी डेरिवेटिव फाइंड करें कर सकते हैं। EX का पहला डेरिवेटिव भी EX, दूसरा भी EX, तीसरा भी EX, अप टू इन्फिनिटी ये सारे यही रहेंगे। फिर ये ख़ुद भी 0 पे डिफाइंड है और इसका हर डेरिवेटिव भी 0 पे डिफाइंड है। चूँकि e⁴x में 0 पुट करें तो e⁴0 क्या हो जाएगा 1, और चूँकि हर डेरिवेटिव भी यही रहेगा तो हर बार 1 आंसर आएगा। तो इसकी जगह f(0) 1 करें, f'(0) 1 करें, f'(0) 1 करें, सारे 1 कर दें अगर, तो बड़ी स्मूथ सीरीज़ बनती है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, फिर x³ / 3 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन। जनरलाइज करें तो जनरल टर्म होगी xn / n फैक्टोरियल, और ये अप टू इन्फिनिटी है। इसी तरह से दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है वो sin x की सीरीज़ है। साइन एक आप जानते हैं ऐसा फंक्शन है कि जो जितनी मर्ज़ी बार डिफ्रेंशिएट करें किया जा सकता है। साइन का काज होगा, काज का माइनस साइन होगा, कभी 0 नहीं होना ये, और फिर खुद भी 0 पे डिफाइंड है और इसका हर डेरिवेटिव 0 पे डिफाइंड है। तो दोनों बातें पूरी हो रही हैं। एनी नंबर ऑफ़ टाइम डिफरेंशिएबल भी है और 0 पे खुद भी डिफाइंड है और इसका हर डेरिवेटिव भी 0 पे डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स सीरीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब इसमें पुट करना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि साइन एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने की वजह से इसकी जो सीरीज़ बनेगी उसमें सिर्फ ऑड पार्स आएंगी। ऑड पार से मुराद x⁴1, x⁴3, x⁴5 इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म इसकी बनती है हमारे पास x, फिर ऑड पार अगली देखें तो x³ / 3 फैक्टोरियल, फिर अगली ऑड पार देखें तो x5 / 5 फैक्टोरियल। तो आप लोगों के लिए चूँकि MCQs में हमने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है कि जिसके थ्रू हम सीरीज़ को फ़ौरन गेस कर सकें। अगर आप यहाँ भी पुट करते हैं, देखें f(0) में क्या होगा, साइन 0 पे 0 होता है तो ये फर्स्ट टर्म 0 जानी है। f'(0) होगा साइन का डेरिवेटिव cos 0 पे 1 होता है तो 1 × x क्या होगा x। और फिर चूँकि इसमें एक साइन का cos का माइनस साइन होता है तो कुछ टर्म्स नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होंगी, तो ये अल्टरनेट होंगी, पहली पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अगर मैं एक और लिखूँ तो ये भी ऑड पार आनी है 7/7 फैक्टोरियल और ये क्या होगी आपके पास नेगेटिव, इस तरह से आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम cos x की। जिस तरह साइन ऑड फंक्शन है तो इसमें सारी ऑड पार्स नज़र आ रही हैं। cos एक इवन फंक्शन है तो यहाँ सारी इवन पार्स होंगी। सबसे पहले स्टार्ट होगा 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि f(0) क्या होता है cos 0 1, और 1 हम ये समझते हैं अगर 1 को हम x की फॉर्म में लिखें तो ये x⁴0 है और 0 इवन नंबर है, इसका मतलब है ये इसकी जो पहली पार है वो इवन है। फिर होगा नेक्स्ट इवन आएगा x² / 2 फैक्टोरियल, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, चूँकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। फिर तीसरी आएगी आपके पास पॉजिटिव और इवन पार आएगी 4, फिर नेगेटिव और इवन पार आएगी 6। तो इस तरह इवन ऑड जो ऑड है वो सारी पावर्स किसके हिस्से में आएंगी, साइन के, इवन सारी किसके आएंगी cos। ये 3 ऐसी सीरीज़ हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं साइन cos के बारे से। मैं कुछ इनके MCQs भी आपको लिख के बताऊँगा ताकि ये पता लगे कि किस तरह से MCQs में प्रेजेंट की जा सकती हैं। तो मैं आपके सामने 1-2 MCQ लिख देता हूँ ताकि ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाए। लेकिन जी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जिस तरह भी हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ पढ़ी है उससे रेलेवेंट कुछ MCQs देख लेते हैं जो बन सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सीरीज़ जो है वो 2 तरह की है जो आपकी कोर्स में इन्फिनिट लिखी हुई है। एक फर्स्ट ईयर में आपने बाइनोमियल सीरीज़ पढ़ी थी, वो आप अप टू इन्फिनिटी किसी फंक्शन को लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शन का बाइनोमियल होना और जो कंडीशंस होती हैं वो पूरी करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ पढ़ी समझ लें कि ये बाइनोमियल सीरीज़ की जनरलाइजेशन है। बाइनोमियल सीरीज़ इज़ लिमिटेड ओनली फॉर अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल फंक्शन, जबकि जो मैक्लॉरेन सीरीज़ है वो जनरलाइज फॉर्म में है, वो किसी भी फंक्शन की बन सकती है प्रोवाइडेड दैट कि वो 2 बातें पूरी करता हो जो मैंने आपको बताई हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपके पास बाइनोमियल फंक्शन आए तो उसकी जो बाइनोमियल सीरीज़ है वही असल में मैक्लॉरेन सीरीज़ होगी। जैसे फर्स्ट ईयर में 8.3 में आपको याद होगा मैंने आपको ये सीरीज़ पढ़ाई थी 1/1 प्लस x, ये वाली, जिसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो 1 + x पावर -1 बनता है। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो एनी नंबर ऑफ़ टाइम डिफरेंशिएबल भी है और ये फंक्शन 0 पे भी डिफाइंड है, इसका हर डेरिवेटिव 0 पे डिफाइंड है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो, इसको जब मैंने यूँ लिखा था 1 + x पावर -1 और इस पे लगाई थी बाइनोमियल सीरीज़, तो ये फंक्शन चूँकि बाइनोमियल है इसलिए मैक्लॉरेन सीरीज़ और बाइनोमियल सीरीज़ कोइंसाइड करेंगे की होंगी। तो ये यूँ आपके सामने आएगा 1, जैसे हम 1 + x करेंगे 1 + nx, तो ये 1 - x बन जाएगा, प्लस x² बनेगा, -x³ बनेगा, प्लस x4 बनेगा और अप टू क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी। तो मैंने अभी आपसे कहा है कि आपके कोर्स में चीज़ें जो हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर की बाज़ दफ़ा आपस में उनका जो मिक्सचर है उसके थ्रू क्वेश्चन बन के आते हैं और अगर आपको मिक्सचर क्लियर ना हो तो आप उसमें गलती कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें कि किस तरह MCQs में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं MCQs के हवाले से कि मैं कहता हूँ इफ़ y = 1 - x प्लस x² -x³ प्लस x4 और ये अप टू इन्फिनिटी है। 3 डॉट्स का मतलब अप टू क्या होता है, इन्फिनिटी। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये y की इक्वल है तो बताएं देन। अब आप देख सकते हैं ये इसको मैक्लॉरेन सीरीज़ भी कह सकते हैं, इसको बाइनोमियल सीरीज़ भी कह सकते हैं। तो वो आपसे हो सकता है y की वैल्यू पूछ ले कि बताएं y किसके इक्वल है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये गैस करना कि y किसके इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, क्योंकि y तब पता लगेगा जब आपको ये सीरीज़ का फार्मूला याद हो, और फर्स्ट ईयर में मैंने 4 सीरीज़ आप लोगों को याद करवाई थी, आपको कहा था कि 4 सीरीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये 8.3 में लिखी हुई है, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन ये 4 ऐसी जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। मैं उनका सिर्फ रेफरेंस लिखता हूँ। एक तो मैंने ये बताई थी ऊपर लिखी है, यानी एक थी 1/1 प्लस x की सीरीज़। यहाँ चले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। एक थी 1/1 माइनस x की सीरीज़, एक थी 1/1 प्लस x के स्क्वायर की सीरीज़ और एक थी 1/1 माइनस x के स्क्वायर की सीरीज़। ये 4 सीरीज़ें और ये कॉमनली पेपर में आती रहती हैं बार बार। पहली सीरीज़ जो ऊपर लिखी है यही असल में, तो इसमें क्या होगा देखें 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x³ एंड सो ऑन। दूसरी जो है इसमें दरम्यान में माइनस है, ऊपर जाएगा तो एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसमें सारी टर्म्स वैसी होंगी, सिर्फ होंगी पॉजिटिव। 2 सीरीज़ होगी। इसमें जो कि स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो ये -2 बनेगा, तो 1 प्लस nx करेंगे तो 1 माइनस 2x बन जाएगा। तो 1 माइनस 2x, फिर आगे आएगा 3x स्क्वायर, फिर आएगा 4x³। ये इस तरह की सीरीज़ है। और ये जब माइनस ऊपर जाएगा तो एक -2 बनेगा पावर का और एक माइनस, ये सारी इसी तरह की टर्म्स होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये सारे प्लस में होंगे। 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x³ और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी है। अब आप ज़रा गौर से देखें कि ये दोनों सीरीज़ तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ इसमें अल्टरनेट साइन है, इसमें सेम साइन है। ये दोनों भी सीरीज़ एक तरह की है, इसमें अल्टरनेट साइन है और उसमें क्या है सेम साइन है। तो ये 4 सीरीज़ बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट ईयर की 8.3 एक्सरसाइज में ये इससे पहले लिखी हुई हैं, वहाँ फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, पेपर में आ सकती हैं कि वो आपसे इस तरफ वाली एक्सप्रेशन लिख के पूछे कि इस सीरीज़ का सम किसके इक्वल होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सीरीज़ लिखी है और मैं आपसे डिमांड करूँ कि बताएं इसका सम किसके इक्वल है, तो इस पर याद रखना है ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ना अर्थमेटिक, ना हार्मोनिक। जब तक आपको इसका फार्मूला ये वाला नहीं पता होगा आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। और फिर इसके थ्रू जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में भी इनसे रेलिवेंट आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये लिखी है आपके सामने, अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये किसकी सीरीज़ है वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे y पूछ लेता हूँ सपोज़, तो y आप जानते हैं अगर ये सारा y के इक्वल है इसका मतलब y इसके इक्वल हो गया। तो अब आपसे पूछी जाएगी बात कि आप बताएं dy/dx किसके इक्वल है। अब आप डेरिवेटिव लेते हैं क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाना है 1, इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 3। तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखें ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऑप्शन कैसे बन सकता है। इसका A, B, C और D 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन लिखता हूँ मैं जी 1/1 प्लस x स्क्वायर, दूसरा लिखता हूँ 1/1 माइनस x स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ये लिख लेते हैं 1/1 प्लस x और फोर्थ ऑप्शन लिख लेते हैं -1/1 प्लस x
स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन लिख दिए मैंने आपके सामने। अब जिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ आती है कि ये सीरीज़ इसकी है, यानी ये y जो नज़र आ रहा है वो असल में इसके इक्वल है, तो वो तो आसानी से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इसको सीरीज़ की फॉर्म में करें, देखें तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, यहाँ रफ में करके देखते हैं कि क्या बनता है। देखें इसका क्या डेरिवेटिव बनेगा, देखें dy/dx। आप चेक करें 1 का क्या हो जाना है 0, आगे x का क्या हो जाएगा 1, फिर आगे होगा x² का 2x, इसका होगा 3x², इसका होगा 4x³ और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी है। इन सारों में से माइनस कॉमन ले लें अगर, ताकि शुरू वाली टर्म पॉजिटिव आ जाए, तो 1 - 2x + 3x² - 4x³ और ये प्रोसेस देखें। आप ज़रा सोचें, जिनको ये सीरीज़ याद है उनको पता होगा कि ये वाली सीरीज़ बनती है क्या जी, 1 - 2x + 3x², तो ये वही चीज़ बन गई। बाहर क्या आ रहा है माइनस, तो बाहर वाले माइनस को बाहर ही रखें, तो ये किसकी सीरीज़ बनती है 1/1 + x का स्क्वायर टुगेदर विद द माइनस। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट वे। इसका एक और मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है कि आप अगर ये जान गए हैं, पता लग गया आपको कि ये जो सीरीज़ है ये सारी इसके इक्वल है, यानी आपको ये बात पता लग जाए कि ये सारी सीरीज़ इसके बराबर है, तो फिर आप ये काम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में लेके आएंगे, पावर कौन सी है -1, और एक पावर कम कर दें, कितनी हो जाएगी, पावर रूल से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको मैं, आप इस पर रेसिप्रोकल रूल भी लगा सकते हैं। फर्दर 1 का 0 और x का क्या आ जाएगा 1, इसको भी सिम्प्लीफाई करें तो ये बनेगा -1/1 + x²। तो दो तरह से मैंने बता दिया, जिस तरह मर्जी आपको आसानी हो आप उस तरह कर सकते हैं। इतना याद होना चाहिए कि ये चारों सीरीज़ किस तरह से प्रेजेंटेबल है। तो ये फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर के समझने के मिक्सचर था, दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया मैंने, ताकि आपको फर्स्ट ईयर की रिवीजन भी मिल जाए। ये 4 सीरीज़ बेटा 8.3 फर्स्ट ईयर जो है उसमें लिखी है उससे पहले, और ये जो आपके पास डाटा था मैक्लॉरेन सीरीज़ का, आपने एक बात ऑब्जर्व की कि फ़ंक्शन अगर बाइनामियल हो तो उसकी बाइनामियल सीरीज़ और उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ दोनों एक तरह की होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन करने के बाद अब हम चलते हैं टेलर सीरीज़ की तरफ और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेलर सीरीज़ की, टेलर सीरीज़ जो है ये आप समझ लें कि सेकंड सीरीज़ है 2.8 एक्सरसाइज के अंदर। 2 ही सीरीज़ यहाँ हमसे कही गई हैं। टेलर सीरीज़ का जो असल एडवांटेज है वो समझें, और ये सीरीज़ क्यों बनाई गई है वो रीज़न भी आप समझ लें। मैक्लॉरेन सीरीज़ जो इससे पहले आपने पढ़ी है उसमें आपने 2 कंडीशंस देखी थी कि जिन फंक्शंस का आपको ऐसा बिहेवियर नज़र आए कि वो 0 पे अनडिफाइंड हो रहे हों या उनका कोई डेरिवेटिव 0 पे अनडिफाइंड हो रहा हो, तो उनको आप मैक्लॉरेन सीरीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो टेलर सीरीज़ ने उस जो एक ड्रॉबैक था, उसका डीमेरिट था मैक्लॉरेन सीरीज़ का, उसको कवर किया। कवर कैसे किया इसने कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ गया जो 0 पे डिफाइंड नहीं है या उसका कोई डेरिवेटिव 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो उसको आप 0 पुट करके उसकी सीरीज़ नहीं बना सकते थे। तो टेलर ने ये मसला हल कर दिया कि उसमें 0 पुट ही ना करें, आप 0 से थोड़ा सा डेविएट कर जाएं। इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। 0 प्लस सम नंबर कर लें, 0 + h या 0 - h, जिसको चैप्टर 1 में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कहा हुआ है। तो जो फंक्शन 0 पे नहीं डिफाइंड थे, इनकी सीरीज़ नहीं बन सकती थी, उनको हम 0 के बजाय 0 + h या 0 - h करके फिर भी सीरीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसका लिखता हूँ, इसकी वर्डिंग क्या है देखें। पहले था f(x), अब होगा f(x + h). आप f(x - h) की भी सीरीज़ बना सकते हैं। ये राइट पे डेविएट करना है या लेफ़्ट पे, ट्रांसलेशन है बेसिकली ये। तो आपके कोर्स में f(x + h) की फॉर्म है, तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। होगा क्या जी, सबसे पहले हम इसमें f(x) लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे x h(f)' और फिर हम लिखेंगे h² / 2 फैक्टोरियल f'(x), फिर हम लिखेंगे h³ / 3 फैक्टोरियल f'(x), और ये जो प्रोसेस है ये अप टू इन्फिनिटी होगा। आप ज़रा खुद ऑब्ज़र्व कर लें आप लोग कि इसमें कहीं भी हमने x की जगह 0 नहीं पुट किया, क्योंकि इसने, मैंने कहा ना, ये जो मैक्लॉरेन सीरीज़ का ड्रॉबैक था 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहे थे वो कवर कर दिया इसने। इसमें आपने 0 पुट ही नहीं करना, सिर्फ क्या पुट करना है f(x), यानी x ही रखना है, उसको 0 नहीं करना। और h जो है वो एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी होगी जो अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है, और हमेशा आप जानते हैं जहाँ जहाँ आपके कोर्स में h यूज़ होता है ये नियरली क्या होता है 0 0 को अप्रोच, तो बिल्कुल थोड़ा सा डेविएट करते हैं x से हम, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो जिस तरह f(x + h) की सीरीज़ है, ऐसी f(x - h) की भी सीरीज़ बनाई जा सकती है। अब इसको अगर सीरीज़ की जो समेशन फॉर्म है उसमें लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं
वही बात है, कोई एक टर्म ऑब्जर्व करें, जैसे इस टर्म को हम ऑब्जर्व करें तो जितनी एच की पावर है उतना फैक्टोरियल है, उतना डेरिवेटिव है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि समेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं एच पावर एन फैक्टोरियल, और एफ़ का डेरिवेटिव भी कितना होगा, एन वाला। और एन जो है वो कम से कम यानी एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रहा है विदाउट डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं है, कोई पावर नहीं है और कोई फैक्टोरियल नहीं है। तो एन की कम से कम वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसकी बन जाएगी समेशन फॉर्म। और जिस तरह वैलिडिटी आपने पढ़ी थी मैक्लॉरेन सीरीज़ की, तो उसकी दो वैलिडिटी कंडीशंस थी। एक तो ये कि फंक्शन खुद भी और उसका हर डेरिवेटिव ज़ीरो पे डिफाइंड हो, और दूसरी ये थी कि फंक्शन एनी नंबर ऑफ़ टाइम डिफरेंशिएबल हो। यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है, दो नहीं है। ये ज़ीरो वाली कंडीशन यहाँ निकाल देंगे हम, तो वैलिडिटी कंडीशन, या दूसरा मैंने कहा था क्या नाम होता है इसका, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। ये क्या होता है भाई, ये इस तरह से है कि हम ये कहेंगे कि एक ही कंडीशन है सिर्फ इसकी, कि फंक्शन आपको दिया जाए, ये एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए बस। फंक्शन इज़ एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स डिफरेंशिएबल, ठीक है। जिसको एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स को आप लिख सकते हैं कि ये बेसिकली एन टाइम्स डिफरेंशिएबल हो। एन यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। फर्स्ट टाइम यानी 1 टाइम उसको डिफरेंशिएट कर सकें, 2 टाइम कर सकें, 3 टाइम, अप टू एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो उन फंक्शंस की आप फिर ये सीरीज़ बना सकते हैं। तो इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना कि जिसमें एच लिखा हुआ आएगा इसका मतलब होगा कि वो टेलर सीरीज़ है, और जिसमें एच नहीं लिखा होगा इसका मतलब वो मैक्लॉरेन सीरीज़ है। तो इसको मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ और आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.9 की तरफ। चूँकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम चाह रहे हैं कि आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 जो है उसको वाइंड अप कर दें। 2.9 जो है ये भी अगेन डेरिवेटिव की ही एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स को मैथमेटिक्स में अप्लाई करके फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको रेंज भी कहा जा सकता है। और डेरिवेटिव के थ्रू ही हम ये बता सकेंगे कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है और किस में डिक्रीजिंग होता है। तो ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे दो टॉपिक्स हमारे इस 2.9 में हमें मिलेंगे जो हमने पढ़ने हैं। पहला हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और दूसरा टॉपिक हमारे पास है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, और जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम मीन सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। तो दो टॉपिक पूरी एक्सरसाइज को कवर करते हैं। फिर आप 2.10 देखेंगे कि 2.10 में भी जाके मेन रोल यही मैक्सिमा और मिनिमा का ही आपको वहाँ नज़र आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है हमारे पास। तो मैं ये सारी बातें आपको बताता हूँ। एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं। टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसको हम बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में कर लेंगे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी कंसेप्ट्स को समझना। तो मैं टेबल बना के आपको सारी बात समझाता हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की, मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया है। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का क्राइटेरिया हमने पढ़ना है। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कि किस टाइप की बात हो रही है, टाइप ऑफ फंक्शन, यहाँ टाइप आ जाएगी। यहाँ हम लिखते हैं पहले नंबर पे इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ उसके नीचे पढ़ लेंगे उसकी डेफिनेशन और जो उसका क्राइटेरिया है। फिर दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड नंबर पे लिखता हूँ फिर मैं आपके सामने कांस्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, ये तीन इसके हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। आगे चलते हैं जी। यहाँ लिखता हूँ इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो इंक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो लिखेंगे यहाँ पे हम। यहाँ लिखेंगे उसकी एडवांस्ड डेफिनेशन, जो आपके इस सेकेंड ईयर के लेवल पे कह लें या एंटी टेस्ट लेवल की डेफिनेशन होगी, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे।
और एंड में ये जो आखिरी मैंने ये रो बना दी है, इसके अंदर हम एक एक एग्जांपल जो है वो कोट कर देंगे इन सारों की जो भी है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करें तो हम यूँ कहते हैं कि अगर ये इसकी लिख रहा हूँ बेसिक डेफिनेशन कि फंक्शन जारी बात आपके पास ये देखें, ये मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, x प्लस 2x है, साइन x है, कॉज x है, x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन आपको दिया जाएगा और आपने क्या चेक करना है कि अगर एक x1 आप x की एक वैल्यू लेते हैं x1 और एक x2, अगर x1 x2 से लेस है और उसके कंपैरिजन में फिर फंक्शन की भी वैल्यू f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है उनका भी वही रिलेशनशिप हो, यानी अगर x1 x2 से लेस हो तो f ऑफ x1 भी f x2 से लेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग है। अब आते हैं डिक्रीजिंग पे। डिक्रीजिंग में हम ये कहते हैं कि अगर आपने दो x की वैल्यूज़ ली हैं, एक x1 लेस देन x2, तो जो बिहेवियर x का है y यानी f ऑफ x जो होगा इसका बिहेवियर इससे अपोजिट हो, अगर यानी अगर x1 x2 से लेस है लेकिन f ऑफ x1 f x2 से ग्रेटर है, तो ये शो करेगा कि वो कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। और कांस्टेंट की तरफ आएँ तो हम ये कहते हैं कि अगर x1 x2 से लेस है और इससे इम्प्लाई हो कि जो f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के बराबर ही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। अगर इनपुट का रिलेशनशिप और आउटपुट का रिलेशनशिप सेम रहे तो इंक्रीजिंग, इनपुट का रिलेशनशिप और आउटपुट का अपोजिट हो जाए तो डिक्रीजिंग, और अगर आउटपुट सेम रहे हर वैल्यू के लिए तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट फंक्शन है। ये होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब साथ साथ सोचते रहा करें कि एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे। एंटी टेस्ट के अंदर एमसीक्यू ऐसे बनते हैं कि वो कंडीशन दे देगा कि अगर x1 x2 से लेस है और f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली लेस f ऑफ x2 से, देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट f ऑफ x के बारे में आपका क्या कंक्लूजन है। और ऑप्शन होंगे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो याद रखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो होता है जो सिर्फ इंक्रीज़ करे, उसमें कहीं स्टेबिलिटी भी नहीं आती। जैसे ये एक फंक्शन है, ये सिर्फ इंक्रीज़ करे तो हम कहेंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा होता है, बीच में स्टेबल भी होता है, फिर इंक्रीज़ करता है, फिर स्टेबल होता है। इसे कहते हैं आपके पास कि ये ऐसा फंक्शन है जिसको इंक्रीजिंग कहेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ इंक्रीजिंग हो तो इसको कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बाज़ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो यूँ होते हैं, इंक्रीज़ भी करते हैं, डिक्रीज़ भी करते हैं, फिर ओवरऑल वो इंक्रीज़ ही कर रहे होते हैं लेकिन बीच में डिक्रीज़ भी, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग। तो आपको फ़र्क समझ आना चाहिए कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है जिसको जो सिर्फ इंक्रीज़ करे, और अगर वो डिक्रीज़ भी बीच में कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कि ये सिर्फ इंक्रीजिंग है, इसमें हम इसको मोनोटोनिकली या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है जिसकी एक ही टोन है, मोनो का मतलब एक होता है, और ये वाला जो है इसको आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बिहेवियर इसका क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो बहरहाल ऑप्शन आएंगे आपके पास इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, तो आपने इस कंडीशन में चूज़ करना होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये आ गया डिक्रीजिंग, इसमें इनपुट का और आउटपुट रिलेशनशिप के अपोजिट, तो इसको आप डिक्रीजिंग टिक करेंगे और इसके लिए आप टिक करेंगे कांस्टेंट। बेसिक डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि फंक्शन की एडवांस डेफिनेशन क्या होगी, कि वो इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब। एडवांसमेंट का मतलब साइंस में, मैथमेटिक्स में ये होता है कि हम चीज़ों को कम वक्त में एनालाइज कर लें, यानी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो असल में चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन देख रहे हैं कि डेरिवेटिव हमारी इस मामले में क्या सपोर्ट कर सकता है और हमारा काम कितना आसान कर सकता है। तो डेरिवेटिव में हमारा काम आसान कर दिया। डेरिवेटिव ये कहता है कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ना आपको चेक करना पड़ रहा है x1 x2 से लेस है या नहीं, और f(x1) f(x2) से लेस है या नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अगर वो जिस इंटरवल में आप देख रहे हैं उसमें वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि फ़ंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है f'(x), फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया और वो डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो क्या कहेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये रिलेटिव टू इंटरवल बात होती है। जैसे आप ये देखें, ये फंक्शन मैंने ग्राफ बनाया था, ये इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी। तो अगर हम इसको इस इंटरवल में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी ग्राफ में छोड़ देता हूँ ये वाला, तो इस इंटरवल में ये सिर्फ इंक्रीजिंग है। तो ये जो हम बात करते हैं डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने की, ये रिलेटिव टू इंटरवल होती है कि किसी खास इंटरवल में हमसे पूछा जाता है
कि बताएं इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव डेरिवेटिव होता है वो इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव होगा उसमें डिक्रीजिंग। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो रहा, ज़ीरो हो रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वो कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास। लेकिन जी दो तरह से डिफ़ाइन हो गया। अब आते हैं एग्जांपल पे। तो इसकी एग्जांपल लिखें f(x), बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ जो सब लोगों को आसानी से समझ भी आ जाए। 3x मैंने एग्जांपल लिखी है। आप ये देखें कि इसमें अगर आप ये वाली कंडीशन चेक करें, तो अगर आप दो नंबर्स को से चूज़ करते हैं, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ एक x1 आप रखें लेट से 2 और एक रखें 4। x1 x2 से लेस है। अब आप यहाँ पुट करें पहले 2 को, तो 3 2 का क्या होगा 6, यहाँ पुट करें 4 4 से क्या होगा 12। तो देख लें अगर इनपुट लेस है 2 4 से लेस है, तो 2 की आउटपुट भी 4 की आउटपुट से क्या है लेस है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग। इस पे अगर एडवांस डिफरेंशियल लगाएं तो आप देखें इसका जो डेरिवेटिव है f' वो किसके इक्वल आ रहा है 3 के। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल आसान सी आपको देता हूँ जो आप समझ भी जाएँ। -3x ले लेते हैं। अब आप देखें इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव -3 लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या है डिक्रीजिंग है। और आखिरी वाली एग्जांपल आप कोड कर लें f(x) सिर्फ 3 लिख लें, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f' क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये हमारे पास प्रिसाइज समरी थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास। अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको रेज़ करता हूँ और यहाँ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लें जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस एक्सरसाइज का आखिरी टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ लें कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ताकि उसके बाद फिर आप लोग जो हैं वो इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाएं। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप फेमिलियर भी हों। मैं कहता हूं कि एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। और आप में से तकरीबन सारे लोग कह लें ये इसके ग्राफ को अच्छी तरह जानते हैं। साइन का ग्राफ अगर हम सिर्फ 0 से लेकर पाई तक बनाएं तो 0 से पाई तक साइन का ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे जहाँ कर्व टर्न करती है, टर्निंग पॉइंट जो होता है जहाँ इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, ये होता है हमारे पास। अगर इसके नीचे x की वैल्यू देखें तो π/2, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं, और ये हो गया x = π। अब आप अगर देखें इसी तरह अगर इसका ग्राफ हम लेफ़्ट साइड पे भी बना दें थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा बेहतर बात समझ आएगी कि अगर लेफ़्ट पे बनाएं तो इसका ग्राफ यूँ हो जाएगा -π से लेकर 0 तक, ओरिजिन तक। और यहाँ एक वैल्यू आएगी -π/2, जहाँ पे साइन की सबसे कम वैल्यू आती है -1। ये ग्राफ बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको ये बात समझाई जा सके कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे लाई करती है। फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसको फाइंड करने का भी मेथड सीख लें। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1, और आप देखें ये यहाँ लाई कर रही है। ये यहाँ लाई करने का मतलब है कि ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा सकता। पहले ग्राफ यूँ ऊपर इंक्रीज़ करता हुआ आ रहा था, यहाँ पहुँच के स्टेबल हुआ और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की होती है वो उसके टर्निंग पॉइंट पे होती है। और टर्निंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ फंक्शन अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्टेबल करता है। स्टेबल करने का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वहाँ पे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज असल में क्या होता है, डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव की तो अप्लाई करना चाह रहे हैं मैक्सिमा फाइंड करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उस जगह पे होती है जहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये भी टर्निंग पॉइंट है और ये भी टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब है यहाँ जो है वैल्यू वो कौन सी है, वो मिनिमम है। तो कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करे तो वहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ फंक्शन टर्न करता है। और टर्निंग पॉइंट वो होते हैं जहाँ फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करने से पहले स्टेबल होता है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने से पहले स्टेबल हुआ, और फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होने से पहले क्या हुआ, स्टेबल। तो ये जो स्टेबिलिटी वाले पॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। स्टेशनरी मीन जिसमें आप कहते हैं कि कांस्टेंट हो गया उस जगह पे जाके।
तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ लाई किया करेगी, जहाँ फंक्शन स्टेशनरी होगा, जहाँ फंक्शन स्टेबल होगा। और जहाँ फंक्शन स्टेबल होता है वहाँ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। यहाँ भी ज़ीरो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव और यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। आप इसको करके देख लें। देखें साइन लिखा हुआ है ना आपके सामने। साइन जो है, अगर हम कहते हैं कि फंक्शन साइन एक्स था, तो साइन का जो पहला डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। और कॉज एक्स जहाँ पाई बाई 2 होगा, जब हम काज में पाई बाई 2 पुट करेंगे तो काज पाई बाई 2 यानी काज 90 पे क्या होता है, ज़ीरो। इसका मतलब है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पाई बाई 2 पुट करने से क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो ये बात क्लियर हो गई कि जहाँ मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ है माइनस पाई बाई 2। जब आप माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे काज माइनस 90 और प्लस 90 दोनों पे क्या होता है, ज़ीरो। जिसका मतलब मैं समझ आ गई बात कि जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ करेगा वहाँ फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी। अब ये कैसे पता लगेगा कि डेरिवेटिव तो यहाँ भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो है, कि इन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी और कौन सी मिनिमम। तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो सिर्फ ये बताता है कि कहाँ मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, उसको कन्फर्म कौन करता है, सेकेंड डेरिवेटिव, कि कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। तो अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई हैं उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात कि जहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता है उसको स्टेशनरी या क्या कहते हैं, यानी स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, या उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वैसे वो होता है जहाँ या तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइंड हो, लेकिन यहाँ आपके कोर्स में सारे क्वेश्चन वो है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट एक ए है और एक कौन सा है इसका, बी है। फिर इन्हीं में से एक मैक्सिमा बन जाएगा और एक मिनिमा जब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में उसको चेक करेंगे। अच्छा, अब जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमा मिनिमा आता है, जिस तरह इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं ना, तो जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमा मिनिमम बनता है उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ ये जो x इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 इज़ अ क्रिटिकल वैल्यू। तो ये स्टूडेंट अक्सर मिक्स कर रहे होते हैं कि वो समझते हैं क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट एक ही चीज़ है। क्रिटिकल वैल्यू x की वैल्यू होती है जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मैं आपके सामने ये a पॉइंट लिखूँ तो ये देखें a पॉइंट क्या बनता है, इसमें इसके बिल्कुल नीचे x कितना है, पाई बाई 2, और y कितना है, y का मतलब ये y की वैल्यू है, y कितना है इसमें 1। तो हम कह सकते हैं जो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है उसमें x की वैल्यू पाई बाई 2 और y कितना है 1। तो ये बातें भी आपके MCQs में आ सकती हैं कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि साइन x का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, और ऐसे 4 ऑप्शंस बने हों। पाई बाई 2, 1 हो सकता है, पाई 1 हो, पाई बाई 3, 1 हो, 0, 1 हो। तो जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आती है वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। और x इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, दीज टू आर दी क्रिटिकल वैल्यूज़, जिसमें से एक पे मैक्सिमा आएगा और एक पे क्या आएगा, मिनिमा। इस सारी डिस्कशन के बाद अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप ये समझ पाएँ कि फ़ंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं इसको रेज़ करता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर वो मेथड लिखता हूँ कि जिसके थ्रू हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता लगता है। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 टेस्ट हैं, यहाँ 2 मेथड हैं। एक को हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा सुपीरियर और ऑथेंटिक मेथड है और ज़्यादा यूज़ भी आपके कोर्स में ये होता है। जहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मेथड नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा मेथड है जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो लिखते हैं इसको। अच्छा जी, पहला लिखते हैं मेथड हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेथड नंबर 1 और नाम इसका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके होते हैं टोटल 3 केसेस। अब जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। तो वो जो 3 केसेस हैं वो कौन से हैं। पहला केस ये है कि अगर आपके पास
फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी वैल्यू a के पुट करने से ज़ीरो हो जाए। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव a पुट करने से ज़ीरो हो रहा है, जिस तरह पिछले मैंने एग्जांपल दी थी आपको, साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव पाई/2 पुट करने से ज़ीरो हो रहा है, तो पाई/2 उसके अंदर a था। तो अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव a पे ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब a क्रिटिकल वैल्यू है, और फिर उसी पे यानी उसी क्रिटिकल वैल्यू पे जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो उसमें पुट की जाए और वो आपको आंसर दे नेगेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उस पर ज़ीरो हो और सेकंड डेरिवेटिव उस पर नेगेटिव हो, तो ये इस बात को शो करेगा कि f ऑफ x हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। f ऑफ x हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे? एट x इज़ इक्वल टू a। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू a पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है कि कहाँ मैक्सिमा मिनिमा का चांस है, और सेकंड डेरिवेटिव उसको कंफर्म करता है कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या होता है कि अगर मैं फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में एक नंबर b पुट करता हूँ और ये ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव b पे ज़ीरो है। अब यहाँ b क्या बन गया? क्रिटिकल वैल्यू। और उसी b के ऊपर जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आंसर दे आपको, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो? ज़ीरो, और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो? पॉजिटिव। तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि f ऑफ x हैज़ अ मिनिमम वैल्यू। f of x has a minimum value where at x is equal to b। फिर उस b पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। तो ये हो गया मैक्सिमा और ये हो गया उसका मिनिमा फाइंड करने का मेथड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये तो चलो उसने इंश्योर किया है कि इस a पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो वैल्यू होगी क्या? वो आप ये a जो है वो फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको साइन x की, और आपको पता लग गया कि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है? एट x इज़ इक्वल टू पाई/2। तो अब ये पाई/2 आप यहाँ पुट करें, साइन पाई/2 पे क्या होता है? 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसी तरह ये a फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये b फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी। अच्छा, 2 केस हो गए, तीसरे पे आते हैं ज़रा। तीसरा जो केस है वो असल में फेलियर है, टेस्ट फेल हो जाने का केस है। वो क्या है कि एक वैल्यू c है आपके पास, उस पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, वो ज़ीरो आया। a पे भी ज़ीरो, b पे ज़ीरो, c पे भी ज़ीरो। a हो गया क्रिटिकल, b भी क्रिटिकल, c भी क्या है? क्रिटिकल वैल्यू। लेकिन उस जो a क्रिटिकल था उस पर मैक्सिमा आया, b क्रिटिकल पे क्या आया? मिनिमा। अब c पे देखते हैं क्या होता है। डेरिवेटिव नेगेटिव भी हो चुका है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो चुका है, डबल डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं कि डबल डेरिवेटिव अगर हम c पुट करें और ज़ीरो हो जाए तो नेगेटिव होने से मैक्सिमा आता है, पॉजिटिव होने से मिनिमा आता है, लेकिन ज़ीरो होने से क्या आता है? तो ज़ीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल साइन वाला होता है, जिसका मतलब जब ये डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो टेस्ट था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये फेल हो गया है, यानी फेल टू डिटरमिन, ये डिटरमिन नहीं कर पा रहा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो ये जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तब हम फिर बढ़ेंगे किसकी तरफ? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तब हम लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये आपके MCQs में कैसे आ सकते हैं वो सुन लें ज़रा। MCQs में इस तरह आ सकता है कि ये कंडीशन लिखी हो कि इफ़ f डैश ऑफ a इज़ 0 एंड f डबल डैश ऑफ a इज़ लेस देन 0 देन फंक्शन हैज़ अ मैक्सिमम या मिनिमम या क्रिटिकल जो भी होगा। आगे ऑप्शन बनी, स्पेस बनी होगी कि फंक्शन की वैल्यू a पे क्या होगी। जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ स्पेस होगी और आपने बताना होगा कि इसमें क्या फिल करना है, मैक्सिमा, मिनिमा या कोई और भी हो सकती है बात। ठीक है, तो आपने देखना है कि जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये होल्ड करेगी तो क्या होगी? मिनिमम। तो ये इसी तरह ये रिवर्स भी पूछा जा सकता है। रिवर्स कैसे? वो आपको यूँ कहते हैं कि f ऑफ x हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a इफ़ के बाद एक ऑप्शन ये वाला हो, एक ऑप्शन ये वाला हो, एक ऑप्शन ये वाला हो और एक ऑप्शन हो नन ऑफ दीज का। तो फिर आपने ये पहले वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा जिसमें ये 2 कंडीशंस लिखी हुई होंगी। इस तरह के इसके बनते हैं MCQs। तो चूँकि MCQs लिखने का टाइम नहीं, हम चाह रहे हैं कि चैप्टर को वाइंड अप करें। आ चुकी है इसका 3rd लेक्चर है, इसलिए MCQs का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और जो जूम वाली लाइव क्लास हमारी होगी उसमें आपको कुछ MCQs भी मैं करवा दूँगा। चलें जी, ये तो हो गया टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल हुआ तो अब हम आएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, जो मेथड नंबर 2 है। ये मेथड नंबर 1 था, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। तो ये आप लिख चुके हैं, तो मैं इसको अरेज करता हूँ और यहाँ पे हम जो इसका दूसरा टेस्ट है वो लिखते हैं और जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
और आपको ये मैंने बताया कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिस तरह नाम से जाहिर है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू आप पता लगाएंगे कि वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। तो हेडिंग लिखता हूँ मैं मेथड नंबर 2 की। अब मेथड नंबर 2 में क्या नाम इसका रखेंगे हम जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये इस मेथड का नाम है। और इसकी जो सारी थ्योरी है वो मैं आपको समझाने के लिए, चूँकि बजाय इसके कि मैं आपको थ्योरेटिकली से समझाऊँ, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ बना के समझा देता हूँ कि किस तरह से ये टेस्ट वर्क करता है। देखिए मैं कहता हूँ कि ये एक एक्स एक्सिस की लाइन है और इसके ऊपर एक ग्राफ बना लेते हैं हम। ये मैं कहता हूँ कि ग्राफ है यूँ, इस तरह का ग्राफ बना लिया मैंने। अब आप ज़रा ऑब्जर्व करें मैंने ग्राफ में क्या ख़ास बातें रखी हैं। मैंने इस ग्राफ के अंदर ये जो कि लाइन बना के ये एक्स एक्सिस की लाइन है, एक मैंने हाईएस्ट पॉइंट रखा है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बन रही है। एक सबसे नीचे वाला पॉइंट रखा है जिसको मैंने मिनिमम पॉइंट, मिनिमा कहना है इसका। और एक वो जगह रखी यहाँ फंक्शन थोड़ी देर के लिए स्टेबल है, यहाँ भी स्टेबल है और यहाँ भी मैंने थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखा हुआ है फंक्शन को। तो मैंने जगह जगह पे डिफरेंट चीज़ें इसलिए बनाई हैं ताकि हमें मैक्सिमा, मिनिमा और जो स्टेबिलिटी है वो नज़र आ रही हो। ये पॉइंट जो है इसकी ख़ास बात ये है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ फंक्शन की। यानी अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ फंक्शन का मैक्सिमा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ अगर देखें तो ये फंक्शन की सबसे कम वैल्यू है। इस जगह पे भी कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड लाइन उससे शो करता हूँ सिर्फ बात समझाने के लिए। अब आप देखें हम चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को समझना चाह रहे हैं थ्योरेटिकल वे से हट के, सिंपल मेथड जिसको आप MCQs में याद भी रख सकें। इतना याद रखना है कि ये वाला टेस्ट फेल हुआ है तो अब हम आ रहे हैं फर्स्ट की तरफ। हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो टूल बच गया है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ही है जिससे पता लगाना है हमने यहाँ पे। अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें, ये तो आप सबको समझ आ रही है बात कि ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमा है, ग्राफिकली नज़र आ रहा है। और यहाँ फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है। अगर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कि ये x = a पे ये पॉइंट बनता है, और इसको मैं कहता हूँ कि ये x = b पे बनता है, इसको मैं कहता हूँ ये x = c पे बनता है, और ये x = d पे बनता है। चार्ज मैंने पॉइंट चूज़ कर लिए हैं। तो आप ये बताएं कि जो x = a है इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ फंक्शन टर्न कर रहा है। टर्न करने की वजह से क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन, चूँकि टर्निंग पॉइंट पे स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे फंक्शन स्टेशनरी होता है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पहला पॉइंट बना के लिखूँ कि f' जो है ये 0 है। क्यों 0 है कि ये टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। अगर इससे पहले हम देखें तो इससे पहले फंक्शन देखें इंक्रीज़ कर रहा है, इससे पहले क्या है इंक्रीजिंग, और इसके बाद देखें तो क्या है डिक्रीजिंग। और आज आपने पढ़ा है कि जहाँ फंक्शन जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है वहाँ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और जहाँ डिक्रीजिंग होता है वहाँ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर हम a से पहले देखेंगे, a से पहले का मतलब है थोड़ा सा a से पीछे, तो a से पीछे जाएँ अगर हम तो थोड़ी सी वैल्यू a में से निकाल देते हैं। हम कहते हैं इससे पीछे आएंगे तो a - h है, इससे आगे जाएंगे तो a + h है। बिल्कुल करीब करीब नेबरहुड में देख रहे हैं हम। तो इससे पहले जब मैं देखूंगा f' - h तो इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, पॉजिटिव डेरिवेटिव होगा। और इसके बाद देखूंगा f' + h इसके राइट पे, तो डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। अब इन तीनों बातों को मिलाएं आपस में। अगर किसी वैल्यू पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, उससे पहले पॉजिटिव हो, उसके बाद नेगेटिव हो, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो फंक्शन का मैक्सिमा है उस जगह के ऊपर, यानी x = a के ऊपर। तो देख लें तीनों के अंदर आपने क्या यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू पता लगाया गया है कि x = a पे फंक्शन का मैक्सिमा है। और कब है, जब उस पर पहला डेरिवेटिव 0 हो और उससे पहले पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, उसके बाद पहला डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो। अच्छा अब आते हैं इसके ऊपर ज़रा। ये भी अगेन टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट होने की वजह से इसको मैं कहता हूँ ये सेकंड हमारे पास केस है। पहला अगर b पे हम देखते हैं तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 क्यों होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी है,
फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो वहाँ स्टेबिलिटी आ गई, तो डेरिवेटिव क्या हो गया 0। इसको क्रिटिकल पॉइंट भी हमने कहा था। अगर हम इससे पहले देखते हैं थोड़ा पीछे हट के, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं b माइनस एच, और अगर हम इसके बाद देखें इसको हम कह सकते हैं b प्लस एच। तो पहले फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, बाद में इंक्रीज़ कर रहा है। तो जहाँ डिक्रीज़ करता है फंक्शन, इसका मतलब है वहाँ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और जहाँ फंक्शन इंक्रीज़ करता है यानी b के बाद इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो वहाँ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें इन तीनों बातों को कि b पे पहला डेरिवेटिव 0 है, b से पहले नेगेटिव है, b के बाद पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या है, मैक्सिमा। अगेन इसके अंदर भी आपने यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये दो कंडीशंस आपको मिल गई कि मैक्सिमा कैसे चेक होगा और मिनिमा कैसे चेक होगा। अब आते हैं इस पे ज़रा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरा पॉइंट बना के। अब तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि देखें सी पे जो कि फंक्शन स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से कांस्टेंट हो रहा है, और सी के ऊपर फंक्शन उसी तरह से चूँकि ये स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है तो यहाँ भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट हो गया फंक्शन। फ्लैट होने का मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया है, 0। तो अब हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ सी क्या है, 0 है। देखें ये भी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू ए थी, ये क्रिटिकल वैल्यू बी थी, ये क्रिटिकल वैल्यू कौन सी है, सी है। अब इससे पहले देखें तो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, इसको हम कहते हैं सी माइनस एच, और इसके बाद देखें तो फंक्शन बाद में भी डिक्रीज़ कर रहा है, जिसको हम कहते हैं सी प्लस एच। तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ सी माइनस एच भी नेगेटिव है क्योंकि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है पहले भी, और एफ डैश ऑफ सी प्लस एच भी नेगेटिव है, इसका मतलब बाद में भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ तो ये था कि पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव था, यहाँ पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव था, यानी साइन उस पॉइंट से पहले और बाद में डेरिवेटिव का चेंज हो रहा था, जबकि यहाँ साइन चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू से पहले और क्रिटिकल वैल्यू के बाद अपने डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं कर रहा, नेगेटिव नेगेटिव रह रहा है, ये यहाँ अगर देखें पहले भी इंक्रीजिंग है, बाद में भी इंक्रीजिंग है, और यहाँ स्टेबल है, तो यहाँ पहले भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, बाद में भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो यहाँ भी दोनों साइन सेम है, यहाँ भी दोनों साइन क्या है, सेम है। तो फंक्शन अगर किसी क्रिटिकल वैल्यू से पहले और बाद में अपने डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब होता है कि ना वहाँ पे मैक्सिमा है ना वहाँ पे मिनिमा है। आपको नज़र आ रहा है कि मैक्सिमा इधर है, मिनिमा इधर है, यहाँ और यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये पहले वाला कौन सा हो गया, मैक्सिमा, दूसरे वाला कौन सा हो गया, मिनिमा, और तीसरे वाला जो है ये वाला, इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन कहाँ पे बन रही है, एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसको हायर लेवल पे हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ फंक्शन अपनी कनकेविटी चेंज करता है। जैसे कनकेविटी क्या होता है कि मैं कहता हूँ ये एक ग्राफ है जो कनकेव अप है, कनकेविटी ऊपर की तरफ है। एक और अगर मैं ग्राफ बनाऊँ आप लोगों के सामने, चलें इस कलर से बनाता हूँ, ब्लू से, मैं ये कहता हूँ कि ये कनकेव डाउन है। तो एग्जैक्ट आप इस जगह पे देखें, ये जो जगह है, ये जगह अगर मैं ये वाला ग्राफ रेज कर दूं यहाँ से और ये यहाँ से रेज कर दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो जगह आई है मेरे पास, x कोई भी नंबर है, लेट से इस पे a है, इससे पहले अगर देखें फंक्शन डिक्रीजिंग है, बाद में क्या है, डिक्रीजिंग। तो पहले कनकेव अप था, तो ये कनकेविटी अप वाली ख़त्म हो गई, कनकेव क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इस पॉइंट पे फंक्शन ने अपनी कनकेविटी चेंज की है। तो कनकेविटी जहाँ चेंज हो, जो कनकेविटी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये BS लेवल की बुक्स में यूज़ होता है, और एक दफ़ा बच्चों का फीडबैक रहा है नस्ट के टेस्ट के वाले से कि क्वेश्चन यूँ भी आया है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे अपनी कनकेविटी चेंज करे, कनकेविटी चेंज करेगा तो उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहेंगे। तो अभी आपको बताया कि कनकेविटी चेंज करने का मतलब है कि ये उसका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेयर देयर इज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जहाँ ना मैक्सिमा होता है और ना मिनिमा होता है। तो ये था आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ तक मैं बात क्लोज करता हूँ। MCQs में यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आपने इनकी बेस पे मैक्सिमा मिनिमा और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो टिक करना होता है। टेस्ट का फेलियर आपसे पूछ सकता है वो, और टेस्ट का जो बिहेवियर है, जो थ्योरेटिकल वे था, पेज नंबर 110 है बुक का 110, जिस पे ये बातें थ्योरी लिखी है इनकी, तो मैंने आपके लिए ज़रा इसको आसान कर दिया है। लेकिन जी अब अगर ये बातें आपको क्लियर है तो अब मैं जो आखिरी एक्सरसाइज 2.10 है, थोड़ा सा मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड बताने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। उसके अंदर याद रखना है 2.10 सारे की सारी जो है वो सारी की सारी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर बेस करती है।
और वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्डिंग लिखी आती है और आपने वर्डिंग की बेस पे अपना आंसर गेस करना होता है। तो एक क्वेश्चन 2.10 का कराऊंगा क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो MCQs में ही आने वाले हैं और वो हमेशा बैक सॉल्व मेथड से आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखूँगा 2.10 का और फिर हम आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म करते हैं। इसमें चैप्टर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने हेडिंग दी है 2.10 की और लिख दिया है कि ये बेसिकली क्या है, आप लोगों के सिर्फ एक माइंड क्लियर करने के लिए, कोई नई चीज़ नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे के सारे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की एप्लीकेशन है। 12 या 13 इसके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सिर्फ मैं लिखूँगा और आपको बताऊँगा कि ये पेपर में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, यूँ जिसमें आपको होता ये है कि डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम दिए जाते हैं, 2 नंबर्स होते हैं या 2 साइड्स होती हैं या इस तरह के 2 कोई सी भी आपको वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि इनकी वो वैल्यूज़ बताएं जिनके लिए इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि आपने डिवाइड करना है 30 को, डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स। कैसे पार्ट्स बनाने हैं? सच दैट देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, यानी 30 के ऐसे 2 पार्ट्स बनाने हैं कि जिनके लिए उन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अब आप देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग तो नहीं आना, ये तो MCQs आएंगे। 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन चारों के अंदर 30 के 2 पार्ट्स दिए होंगे। आपने वो वाला पार्ट चूज़ करना होगा जिसमें सबसे ज़्यादा आंसर आए। मिसाल के तौर पे 2 पार्ट्स तो 10 और 20 भी हो सकते हैं, 2 पार्ट्स आपके पास 5 और 25 भी हो सकते हैं, 2 पार्ट्स आपके पास इक्वल भी हो सकते हैं, और कोई और भी ऑप्शन ले लेते हैं। लेट से एक हम ले लें इसमें 22 और 8। तो देखें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑल दो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की एप्लीकेशन है, बट वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए होती है। यहाँ तो आपने इसको बैक सॉल्व करना है। आप वो वाले 30 के पार्ट सेलेक्ट करें कि जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो बाकी सब से कंपैरेटिवली। अगर मैं कहता हूँ कि ये 2 पार्ट्स हैं 30 के, तो 20 और 10 का प्रोडक्ट कितना बनता है? 200। ठीक है, अगर हम ये 2 पार्ट्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 25 करें तो कितना आता है? 125, 125। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 225। और अगर 22 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 176 आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारों में से देख लें सबसे बड़ा आंसर किसका आ रहा है? 225 का। इसका मतलब 30 के वो 2 पार्ट्स जिनके लिए उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वो 15 और 15 है। तो इस तरह आसानी से बैक सॉल्व करके कभी वो प्रोडक्ट कहेगा आपसे, कभी वो सम ऑफ स्क्वायर कहेगा, कभी वो कहेगा प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। इसी तरह कभी कभार वो रेक्टेंगल बना के दे देगा आपको और ये कह देगा कि रेक्टेंगल जो है इसका पेरीमीटर लेट से 100 है, यानी लेंथ अगर दोनों x कर लें, विड्थ दोनों y कर लें, तो वो जो 2x दोनों लेंथ्स और दोनों विड्थ्स में लाएं तो कितना बनता है आपके पास? 100। तो वो ये कहेगा कि x और y की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो आप मुझे बताएं, एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है? x इंटू वाई के। तो एरिया का असल मतलब क्या है? 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। वही बात आ गई ये वाली कि देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब x और y का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब आपको x और y की ऑप्शंस दी होंगी कि पेरीमीटर अगर इसका कितना है 100, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई कितना आ रहा है? 50। तो ये वही बात बन गई ना कि 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम कितना है? 50 है और जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप देखें, एक ऑप्शन अगर ये मिलता है आपको 25, एक आपको मिलता है 20-30, इस तरह का आपको मिलता है 10-40, एक आपको मिलता है 5 और 45। तो इन सारों में देखेंगे सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका आएगा? इसका। तो ये आप चूज़ कर लेंगे वहाँ से 2 साइड्स। तो इसका मतलब है कि पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन एक तरह का काम है। चीज़ें बदलेंगी लेकिन बैक सॉल्व से हर क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दूँ। ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जब भी किसी नंबर के, किसी इवन नंबर के 2 आप ऐसे पार्ट्स करना चाहें कि जिनके लिए उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशन है कि वो इक्वल पार्ट्स ही आते हैं। 30 के केस में हमारा आंसर कितना आया था? 15 और यहाँ पेरीमीटर को सिम्प्लीफाई किया तो 2 नंबर्स का सम कितना आया? 50 की इवन नंबर है।
तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 50 हो और जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम वो 25 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो इवन नंबर के जब भी दो ऐसे पार्ट्स किए जाएं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए तो वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इस बात के साथ मैं एक्सरसाइज को क्लोज़ करता हूँ। चैप्टर 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए। कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ तो वो आप जूम वाली लाइव क्लास में डिस्कस कीजिएगा। वहाँ मैं कुछ आपको और MCQs और कुछ और ट्रिक्स वगैरह भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।